फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 10 क्लास की प्रोज के 3rd चैप्टर 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग में 2nd स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन की सिर्फ हिंदी में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे पूर्व में चाँद ऊपर आ रहा था। मेरे ऊपर साफ आसमान में सितारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। सोते हुए गांव के ऊपर ऊंचाई पर अकेला होकर भी मैं खुश था। मैं अपना डेकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए एक्साइटेड था। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:30 बज रहे थे। मैंने सोचा पेरिस कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए। जैसे ही मैंने एरोप्लेन के अगले हिस्से से बाहर आगे की ओर देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर की रोशनी देखी। मैंने रेडियो चलाया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, डिकोटा DS-088 है क्या आप मुझे सुन सकते हो? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। रेडियो पर आवाज़ ने जवाब दिया, DS-088 में आपको सुन सकता हूँ, अतः तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। फिर मैंने मैप और कंपास को चेक किया, दूसरा यानी आखिरी फ्यूल टैंक शुरू किया और डिकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ा। मैं नाश्ते के ठीक टाइम पर पहुंच जाऊंगा। सब कुछ ठीक था। ये एक आसान उड़ान थी। जब मैंने बादल देखे, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। आंधी वाले बादल, वे बहुत बड़े थे। वे मेरे सामने आसमान में काले पहाड़ की तरह खड़े थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था और उत्तर या दक्षिण का चक्कर लगाने के लिए मेरे पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, पर मैं घर जाना चाहता था। मुझे वे नाश्ता चाहिए था। मैंने सोचा मैं रिस्क लूँगा और फिर डिकोटा को आंधी में उठाया। बादलों के बीच लगभग सब कुछ ही काला था। एरोप्लेन के बाहर देखना लगभग नामुमकिन था। एरोप्लेन हवा में उछला और मुड़ा। मैंने कंपास देखा। मैं यकीन नहीं कर सकता था कि कंपास ख़राब हो गया था। दूसरे यंत्र भी ख़राब हो गए थे। मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो भी ख़राब हो गया था। मेरे पास रास्ता दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं आंधी में हो गया था। फिर अचानक अपने काफ़ी करीब काले बादलों में मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। उसके परों पर रोशनी नहीं थी, मगर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता हुआ देख सकता था। मैं पायलट का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। दूसरे आदमी को देखकर मैं खुश था। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया, मेरे पीछे आओ, वे इशारा से कह रहा था। वे जानता था कि मैं तूफ़ान में खो चुका हूँ। मैंने सोचा वे मेरी मदद कर रहा है। उसने धीरे धीरे अपना एरोप्लेन उत्तर की ओर मेरे डोकेटा के आगे मोड़ा ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाते हुए खुश था। आधे घंटे के बाद भी वे अजनबी काला एरोप्लेन बादलों में मेरे आगे था। अब सिर्फ मेरे पास 5-10 मिनट उड़ने का पेट्रोल बचा था। फिर मुझे डर लगने लगा, मगर उसने नीचे जाना शुरू कर दिया और मैं आंधी में उसके पीछे गया। अचानक मैं बादलों के बाहर आया और फिर मैंने अपने आगे रोशनी की 2 लंबी कतारें देखी। ये उड़ान पट्टी थी, एक हवाई अड्डा। अब मैं सेफ था। मैं काले बादलों में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, मगर आसमान खाली था। काला हवाई जहाज़ जा चुका था। मुझे वे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं नीचे उतरा और कंट्रोल रूम पहुंचा। वहां एक लेडी से पूछा कि वे कहाँ है और दूसरा पायलट कौन था। मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। उसने हैरत से मेरी ओर देखा और हंस दी। दूसरा एरोप्लेन, इस आंधी में ऊपर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है, सिर्फ आपका एरोप्लेन ही मुझे रडार पर दिखाई दिया। मेरी वहाँ पर बिना कंपास, रेडियो, टैंक में ज़्यादा फ्यूल ना होते हुए भी यहाँ पहुँचने में मदद की थी। उस काले अजनबी एरोप्लेन में बिना रोशनी के उड़ने वाले एरोप्लेन का पायलट कौन था, ये मेरे लिए एक राज बन गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।